नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बीच बहस। और आज बहस का मुद्दा है जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर नया जो संशोधन विधेयक है वो सदन में पेश किया गया और इसीलिए आज हम विधेयक बदलाव और उस पर जो बवाल मचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये संशोधन विधेयक आया है इसके बाद जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज होंगी। जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए उसको इसका लाभ मिलेगा और इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर कि बिना किसी चर्चा के ये विधेयक लाया गया है। जी बिल्कुल ठीक है राजेश जी। वक्फ संशोधन बिल को आज पेश किया गया। आपको बता दें किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया है, लेकिन विरोध के सुर तभी से उठते हुए नजर आए। एक तरफ ओवैसी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तमाम जो पार्टियां हैं वो इस बिल को लेकर विरोध जता रही है। कहीं ना कहीं ये कहना है कि अब सरकार की नजर मुस्लिमों की संपत्तियों पर है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड जिसे बनाया गया था चैरिटी के लिए कि कहीं ना कहीं जो बेवा महिलाएं हैं, जो मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद इसकी जो भी संपत्ति है, जो भी जमीनें वक्फ बोर्ड के अंदर है उनके द्वारा की जाए, उनके लिए स्कूल बनाए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, कॉलेजेस बनाए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड से चैरिटी की जाएगी और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, हम इसके लिए कैसे लोगों की मदद करें, मुसलमानों की कैसे मदद किया जाए। अगर आपके पास आमदनी नहीं है तो वो सारी संपत्ति और वो सारी जमीनें आखिर कहां गई, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज ये बिल पेश किया गया। तमाम जो इस बिल में संशोधन किए गए 44 जो संशोधन है वो इस बिल में किए गए हैं। पहले भी इस बिल में कई सारे संशोधन होते हुए आए हैं, लेकिन इस बार सरकार पर बड़े आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। प्रदीप जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। विलक्षण जी बहुत स्वागत है। अधिवक्ता रेखा जैन हमारे बीच मौजूद है। रेखा जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विभांशु जोशी हमारे बीच मौजूद है। विभांशु जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार राम मोहन चौकसे जी हमारे बीच मौजूद है। राम मोहन जी बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और इसका सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि पहले जिस तरह से इन संपत्तियों पर, इन जमीनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं था, शरिया के अनुसार ये सारा कुछ मैनेज हो रहा था। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिनको इसका हक मिलना चाहिए उनको हक नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं चंद लोग जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो संपत्तियां हैं, उन पर उनका कब्जा था और यही कारण है कि इसको विस्तार देने के लिए ये विधेयक लाया गया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ में है। विलक्षण जी, सीधा सा सवाल, सटीक सा सवाल कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस नए संशोधन विधेयक को लाने की? राजेश जी, अगर देखा जाए तो इसके सिर्फ दो ही कारण हैं या तीन ही कारण हैं जो हम गिन सकते हैं और यही अपने आप में इतने सफिशिएंट है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें संशोधन और साथ साथ मंथन की गहन आवश्यकता थी। वक्फ बोर्ड भारतीय पूरे राजनीतिक परिवेश में या इंडियन इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अपने अंदर, अपने अधीनस्थ में रखता है। मोर देन 10,000, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख एकड़ के करीब समथिंग ज़मीनें उनके पास हैं। यानी डिफेंस और रेलवे के पास अगर के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड है। और ऊपर से ये देश की 18% की लगभग माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफकोर्स आप ये समझ सकते हैं कि कहीं भी परिधि में किसी भी धरातल पे अगर हम इसको देखा जाए तो क्यों ना इसे कानूनी तौर पर नए बदलते समय के साथ इसे चेंज क्यों नहीं किया जाए और क्या इसके अंदर जो खामियां हैं उसको बदलना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो लोगों के अंदर बहुत बड़ी धारणा होती है कि एग्जैक्टली वक्फ है क्या। तो पहले तो हम समझे कि वक्फ बोर्ड बनाया किस लिए गया है। वक्फ वो व्यक्ति होता है जो अपनी संपत्ति अल्लाह को दान करता है इस मंतव्य से कि उस संपत्ति से निकलने वाला जो भी रेवेन्यू, जो भी उससे संबंधने वाले बेनिफिट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चैरिटी और अच्छे पर्पसेस के लिए, जो आपने पॉइंट आउट भी किया अभी, उसके लिए यूज़ किया जाए। 1952 में वक्फ एक्ट लाया गया प्रॉपरली
पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, जिसमें ये कहा गया कि इसको पूरा एक काउंसिल के रूप में इसको एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी जिसे वक्फ काउंसिल कहा जाता है, और उसके तहत में वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई भी किया जाएगा, उनका मेंटेनेंस, रख रखाव, रेवेन्यू और सब चीज़ें मेंटेन करी जाएंगी। हालांकि एक चीज़ उसमें बहुत देखने वाली बात है कि 1913 के पहले जब प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत ब्रिटिशर्स के ज़माने में वक्फ से रिलेटेड एक केस जब लंदन में डिस्कस किया गया था, तो कहा गया था कि वक्फ से ज़्यादा मैनिपुलेटिव और वक्फ से ज़्यादा सबसे खतरनाक तरीके से भारतीय स्ट्रक्चर को तबाह करने वाली चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा विभाजन क्रिएट करती है भारतीय सोसाइटी में जिसकी कोई तह नहीं है। तो क्या विलक्षण ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं रहा होगा ये विधेयक लाने के पीछे? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है, आप ये विभाजन किस तरह से देखते हैं इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। आप अगर देखें कि वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चलता है। वक्फ बोर्ड की जब प्रॉपर्टी से निकलने वाला रेवेन्यू किन तरीके से, किस प्रतिस्पर्धा में उसको एक तरीके से क्या कहते हैं यूटिलाइज किया जा रहा है, इस पे बहुत क्वेश्चन है। एक टाइम पे जो ये आज अमेंडमेंट लाए गए ये बड़े सराहनीय हैं, क्योंकि कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना आइडेंटिफाई करने के लिए कि वक्फ प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंजेस है। इसी के कारण से आप देख सकते हैं कि जो कई वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली ज़मीनें हैं जो पहले कभी किसी ज़माने में मंदिर या एक दूसरे धर्मों के स्थल रहा करते थे, जैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद है, या मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे तो खंडवा में जो पूरी की पूरी घटनाक्रम हुआ है, हमें बाद में पता चला है कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे, तो उसमें हस्तक्षेप रहना ताकि अपनी जमीन पे रहकर लोग अपनी अपनी पूजा कर सके, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। और उसके बाद जो एक सेंट्रल ऑडिट एजेंसी का, कैग का इसमें इंटरफियरेंस आना, ताकि अकाउंटिंग्स और बुक, जो आज किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में भी कहा कि इसका ऑडिट होना चाहिए, और क्यों ना होना चाहिए, सिर्फ इसी कारण से कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आपके अंतर्गत है, उसका ऑडिट होना चाहिए है कहाँ, उसका ऑडिट बिल्कुल होना चाहिए राजेश जी। और ऑडिट होना चाहिए, साथ में जिसके लिए ये बोर्ड काम कर रहा है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक विस्तार इसलिए इसको दिया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं, और विरोध इसको लेकर इसलिए उठ रहा है। देखिए, जब से इस बिल को लेकर चर्चा की गई है, जब से इस बिल की बात की गई है, तो हम ये देखिए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, वो भी इसको लेकर मांग कर रहे थे कि सरकार इस बिल को रोक कर क्यों रखे है, इस बिल को जल्द से जल्द पेश कर देना चाहिए। क्योंकि 2013 में जब यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया गया, और कहीं ना कहीं अननेसेसरी फिर उसका यूज होने लगा था। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले समय के साथ तब्दीली जरूरी है। प्रदीप तिवारी जी, तो ये तब्दीली करके सरकार ने कुछ गलत तो नहीं किया है, फिर उसका विरोध क्यों? तब्दीली अभी हुई है, सरकार ने वो बहुत अच्छा सरकार का निर्णय था, और मुझे लगता है कि इसमें वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। कारण ये है कि आप देखें तो वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां थी या जो भी धनराशि थी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा था। वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देने, उनको एजुकेट करने, उनको अच्छी व्यवस्था देने, इन सब कार्यों में इनको पैसा लगना था, लेकिन वो पैसा कहाँ लग रहा था, वो संपत्तियों का क्या हो रहा था, इसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास भी नहीं था। और यही कारण था, देखिए यूपीए सरकार जब 2013 में बिल आई तो इसमें असीमित इसको अधिकार दे दिया गया वक्फ बोर्ड को, और उसका ये हुआ कि आप किसी भी दायरे पे जाकर और किसी की संपत्ति को भी अगर आप बता देंगे कि वक्फ बोर्ड की है, तो वो दावा नहीं कर सकता अपनी संपत्ति को, ये नहीं बता सकता कि ये हमारी संपत्ति। उसी को बताना है, जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसी को ये प्रूफ करना है कि संपत्ति आपकी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से फैसला सरकार, मोदी सरकार ने लिया है, वो ऐतिहासिक फैसला है, और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरे समुदाय विशेष के लिए भी अच्छी बात है कि हम उसको ऑडिट कर सकेंगे। सरकार के पास एक आंकड़ा होगा और सरकार इस पे अपनी नजर रख पाएगी। अभी तक सरकार के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, और अभी तक वक्फ बोर्ड जिस तरीके से मनमानी अपने तरीके से काम करते थे, जो लोग भी उस समिति में रहते थे वो अपने तरीके से काम करते थे। उसका कोई कर रहे हैं प्रदीप जी, वो ये तर्क दे रहे हैं कि ये जो सरकार अपने नियंत्रण में लेने की बात कर रही है, मतलब उनका ये कहना है कि सरकार इनसे उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, और यही केंद्र सरकार का काम रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि 2013 में जब संशोधन किया गया था, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करके और फिर उसका ऑडिट कर सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार इन्हें हड़पना चाहती है, इसीलिए ये संशोधन बिल पेश किया गया। देखिए, बिल्कुल ऐसा इस बिल में नहीं है, और कहीं भी ऐसा आप देखें तो जो बिल पास हुआ है उसका पूरा डाटा पढ़ें तो ऐसा किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि सरकार उसको अपने नियंत्रण में, सरकार ने उसको पारदर्शी तरीके से किया है। और यही कारण है कि आप देखें तो वक्फ बोर्ड में जब जो निर्णय होंगे तो वो सरकार के अधीनस्थ होंगे और लोगों को पता चलेगा।
उसमें अभी तक तो ये जानकारी नहीं आ पाती थी जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके पास कि हमारी कितनी संपत्ति है, इसका जो पैसा धनराशि आ रही वो कहाँ खर्च हो रही है, कोई ऑडिट नहीं होता था और सरकार में का कोई नियंत्रण नहीं था। सरकार ये चाहती है कि इसमें जिस तरीके से दूसरी संस्थाएं संचालित हो रही देश में उसी तरह की पारदर्शिता इसमें भी रहे और जो मुस्लिम पक्ष है उसको इसके बेनिफिट मिले। जो आम लोग हैं वक्फ बोर्ड से जिनको फायदा मिलना चाहिए उनको वास्तविक फायदा मिले निचले स्तर पे, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। और मुझे लगता है बिल्कुल बेहतर बात प्रदीप जी कर रहे हैं। और जिस तरह से वर्तमान के जो हालात हैं, जिस तरह से दृश्य और परिदृश्य है और उसके हिसाब से सरकार को एक लगा कि नहीं ये उचित समय है, अब इसका संशोधन जो विधेयक है वो लाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है, उसी के बाद सरकार का ये कहना है कि जिनको इसका हक मिलना चाहिए हम उनको अब हक दिलाने जा रहे हैं। और पहले इसका जिस तरह से जिक्र आपने भी किया कि चाहे महिलाएं हो, चाहे शिया हो या बोहरा समाज हो, वो लंबे समय से इसकी संशोधन बिल की मांग करते रहे। मैं सीधे विभांशु जोशी जी के पास में आ जाता हूँ। विभांशु जी, जिस तरह से ये बिल लाया गया है, मैं उसको भी पॉइंट आउट करूंगा कि कहीं ना कहीं जो विलक्षण सक्सेना जी ने जिस ओर इंगित किया था कि जो वर्तमान स्थितियां हैं देश में, जो हालात हैं, उनको देखते हुए भी किस तरह की गतिविधियां अगर वहां संचालित हो रही हैं, क्या वाकई उस उद्देश्य के लिए गतिविधियां वहां पर है जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था? क्या ये भी वजह हो सकता है इसके पीछे? या फिर जिस तरह से कहा गया सरकार की तरफ से कि कांग्रेस वो हिम्मत नहीं जुटा पाई जो हमने हिम्मत जुटाई, क्या इसके पहले की सरकारों का ये डर था कि जो वोट बैंक है वो हमसे खिसक जाएगा? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को पूरे भारत की संसद को स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि यह जो संशोधन बिल था वो एक पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए था। संपत्तियों का मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने के लिए लल्लन सिंह, जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह जी का बयान सबसे मुझे अच्छा लगा। किसी भी संस्था को निरंकुश नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी संस्थान जो भारत के अंदर चल रही हो वो भारत के संविधान के अनुरूप काम करनी चाहिए। भारत के संविधान में 3 प्रणालियां हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, विधायिका है जो कानून बनाती है। तो कार्यपालिका में कलेक्टर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। यदि कोई भी जिम्मेदारी लैंड रिकॉर्ड से संबंधित, लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट से संबंधित यदि कलेक्टर को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? भाई, इस बिल में ये कहा गया कि माननीय कलेक्टर महोदय यदि ये देखेंगे कि यदि कोई संपत्ति, सरकारी संपत्ति किसी के पास चली गई है तो उसे वापस लेंगे, चाहे वो पहले गई हो या अभी जा रही हो। तो इसमें गड़बड़ क्या है? सरकारी संपत्ति पे अधिकार रखने का किसी भी संस्था का अधिकार नहीं है। शासन की भूमि शासन के पास होनी चाहिए। अब इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कलेक्टर महोदय एक रिपोर्ट देंगे, वो राज्य सरकार को देंगे, और जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती विवादित जमीन पर तब तक यह माना जाएगा कि वो भूमि वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो ऐसे पुराने समय में जिस तरीके से यदि कोई गलत शासन की भूमि किसी संस्था के पास चली गई है तो उसको वापस लेने का, इसमें देखिए रिवर्स पोजीशन का भी एक प्रावधान इसमें किया गया है। रिवर्स पोजीशन मतलब यदि किसी व्यक्ति ने भूमि दे दी है और उसको लगता है कि गलत तरीके से चली गई तो वो रिवर्स पोजीशन ले सकता है। इसमें बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बातें थी जिसको ज़रूरी था कि 1995 का जो संशोधन था उसमें 2013 में भी संशोधन हुआ, वो वक्फ बोर्ड को सही ढंग से पारदर्शी तरीके से संचालन करने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। मतलब वक्फ बोर्ड के पास यदि कोई संपत्ति आ गई तो वो वक्फ बोर्ड की हो गई। उसमें उनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि उसमें कहते थे वक्फ बाय यूज, उपयोग द्वारा वक्फ। यदि वक्फ उस संपत्ति को इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसकी हो गई। मौखिक रूप से कहे गए आदेशों के तहत संपत्ति वक्फ की हो जाती थी। लेकिन जो उसका उद्देश्य था विभांशु जी, क्या आप मतलब ऐसे बता सकते हैं? आप देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स बनाए हमने स्कूल्स बनाए, हमने मदरसे बनाए, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं वो। तो विरोध फिर किस लिए किया जा रहा है? वो संपत्ति का आंकड़ा तो आपको देना होगा ना। बिल्कुल देना होगा। और यहाँ पर एक चीज ये भी सामने आई है, मुस्लिम समुदाय के एक धर्मगुरु ने ये कहा है कि अगर उसका किराया भी आए उस संपत्ति का
तो 1000 करोड़ पूरे साल का किराया हो सकता है, जिससे कितनी मदद हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस विश्वास के साथ अपनी संपत्ति को देता है और एक मकसद के साथ उस संपत्ति को देता है, तो जिला कलेक्टर महोदय को यदि ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात को देखें, उस पर निगरानी रखें। और अब ये बहुत से अधिकार ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं, जो कि पहले वक्फ पे फांसी थे अपील के, अब वो सीधे तौर पर ट्रिब्यूनल को दे दिए गए हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अब देखिए, लोगों को आपत्ति इस बात पे है कि 2 महिलाओं को इसमें सदस्य बनाया जा रहा है, जो केंद्रीय वक्फ परिषद। अरे भाई, महिलाओं को अधिकार देने में किसको आपत्ति होनी चाहिए? किसी को भी नहीं होनी चाहिए। महिलाएं आगे आएंगी, अपनी बात रखेंगी, तो जो आधी आबादी है उसकी बात पूरी हो सकती है। 2 जजों को इसमें रखने की बात आ रही है, तो इसमें किस बात की? सबसे दुख की बात यह है कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथियों ने इसको जो है मंदिर, देखिए, मंदिर और गुरुद्वारे से जो इसकी तुलना करी है, ये दुर्भाग्य है। देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप बिल्कुल अलग जगह होती है, उससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की तुलना करना देश के लिए दुर्भाग्य। कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, साफ तौर पर संसद में बोला जा रहा है। एक प्रश्न और है आपसे, इसका जवाब संक्षेप में दीजिए ना। जो ये कहा जा रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वक्फ जिस जगह हाथ रख दे वो जमीन उसकी हो गई, ये वाकई अफवाह थी या फिर ऐसा हुआ है कि जो बोल दिया वक्फ ने कि ये हमारी जमीन है तो ये जमीन हमारी हो गई, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि शक्तिशाली लोगों ने वक्फ पर कब्जा कर लिया, इसलिए ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, उन्होंने की या नहीं करी मैं उनके दस्तावेज नहीं देखता हूं, लेकिन हाँ, इस कानून में जिस तरीके से बात आती है, वो उपयोग द्वारा वक्फ, मतलब वक्फ ने किसी चीज का उपयोग कर लिया तो वो उसकी हो गई, मौखिक रूप से चीजों को हैंडओवर कर दिया जाता है। कोई भी कानूनी विभांशु जी की जो जिसका जिक्र इसका कर रही है कि कुछ शक्तिशाली जो लोग हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर लिया, उसी कब्जे से निजात दिलाने के लिए मुझे लगता है ये संशोधन विधेयक है। बिल्कुल, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था राजेश जी कि समय के साथ कहीं ना कहीं तब्दीली जरूरी है, और जैसे कि विलक्षण जी ने भी समझाया कि आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये मांग लगातार उठ रही है। हमारे बीच एक और मेहमान, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जी आ गए हैं। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले रेखा जैन जी हमारे बीच अधिवक्ता मौजूद है, आपसे समझना चाहेंगे वक्फ बोर्ड एक्ट जो इसमें पहले जिसलिए ये जो वोट बनाया गया था वो विलक्षण जी ने अभी समझाया, लेकिन जो इसमें संशोधन 1995 में जो किए गए थे, उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए, 2013 में भी इसमें संशोधन किया गया, लेकिन सवाल यही है कि वो संशोधन जब अपने हिसाब से है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी हमें लग रहा है कि अब हमारा हक जो है, कहीं ना कहीं जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस सरकार का हो जाएगा, तो उसका आप विरोध करने लग जाएंगे। 2013 में जो संशोधन हुआ था उसको भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, और अब जो संशोधन किए गए हैं उसको भी मैम थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। जी, ये संशोधन होना तो बहुत कंपलसरी रहता है, क्योंकि एक बार बिल पारित हो जाता है फिर कुछ ना कुछ उसमें विरोधी लोग हैं या अन्य लोग हैं उसमें कुछ कमियां निकालते हैं जो भी है, या उसका दुरुपयोग करते हैं उस आदेश का, तो फिर नया संशोधन करने का एक क्राइटेरिया बन जाता है। इसी के आधार पे ही ये नया संशोधन हुआ। इसके पहले भी कई बार संशोधन हो चुके हैं, जो 1954 में, फिर 1955 में हुआ है, फिर 1995 में हुआ आई थिंक, फिर 2013 में हुआ है, और कुछ जो 2023 में हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए अभी फिर ये जो 2024 में जो हो रहा है वो इसलिए किया जा रहा है। और 2000 इसमें एक दूसरा और किया जा रहा है, आई थिंक वो उसमें कुछ नए अमेंड और लाए जा रहे हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगी आपको, और ये बहुत कंपलसरी था। दूसरा बात ये बनता है कि जो जैसा कि आप लोग ने अभी चर्चा में अपन कर ही रहे हैं कि कुछ विशेष और शक्तिशाली लोग जो वक्त की जो भूमियाँ रहती हैं उस पर उन लोग का अपना वर्चस्व बना लेते हैं, और अन्य लोग, मुस्लिम समुदाय लोगों को उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वक्त की जो भूमि है वो दान में आई होती है। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग, विशेष लोग उसको अपने कब्जे में लेके अपने सदुपयोग में किया जा रहा है। ये चीज़ उस पूरे वक्त के लिए और पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए है। उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोग के लिए सुविधाओं के लिए है, पर वो प्रॉपर उन लोगों को तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ये खासकर और ज़रूरत पड़ गई कि इस नए बिल को पास किया जाए और उसमें संशोधन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सारी चीज़ें हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, सरकार की अपनी दलील है और विपक्ष की अपनी दलील है। राम मोहन चौकसी जी हमारे साथ में है। राम मोहन चौकसी जी, एक उसको मैं उस बयान को कोट करना चाहूँगा जिस तरह से ओवैसी ने कहा है कि जो वक्फ की संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, और यही कारण है कि जो ये संशोधन बिल है या जिस तरह से इस बिल में प्रावधान है वो पूरी तरीके से गलत है। देखिए राजेश जी, ओवैसी जी का जहाँ तक सवाल है,
मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है कि उनको किसी भी मुद्दे पर लेके, किसी भी मामले में लेके उनको विरोध करना कंपलसरी है। विरोध वो इसलिए करते हैं कि वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बैरिस्टर रहे हैं, बैरिस्टर की उनने पढ़ाई करी है। अब सवाल ये है कि वक्त को लेके पहले हमको ये क्लियर करना पड़े, वक्त का मतलब क्या है। वक्त मतलब अल्लाह के लिए दी हुई दान। तो सवाल ये कि जब हमने दान दिया है तो समझ में आता है, लेकिन आपने तो उसका दुरुपयोग ये किया, कि मैंने इस जमीन पे हाथ धर दिया कि भाई साहब ये वक्त की हो गई। वो दान की चीज थोड़ी है, वो सरकारी जमीन है, उस पर आपने कब्जा कर लिया है, वो दान नहीं की गई है। नंबर उसका उद्देश्य गलत हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप वक्त की जितनी भी संपत्ति है, 1 लाख करोड़ 1 लाख एकड़ जमीन है या 1 लाख करोड़ उसके पैसा है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। हम बात करें केवल पूरे हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, हम तो आपको मध्य प्रदेश की बात करें, हम आपको भोपाल की बात करें, ऐसी कितनी जमीन है वक्त की जहाँ जिसका उपयोग हो रहा है, जो मुस्लिम बच्चों के लिए वेलफेयर के लिए काम हो रही है, या कहाँ पे काम हो रहा है। और अभी तो आपको परसों का उदाहरण बताता हूँ, बुरहानपुर की शासकीय संरक्षण समिति भूमि को, यानी जिसको कि पुरातत्व ने संरक्षित कर रखा था, उसके मामलों को लेके जस्टिस अहलूवालिया साहब ने कहा है कि बोले आप तो बोले वो उसके वकील जवाब में, उन्होंने कहा आप दिखाइए ना, इसका रिकॉर्ड दिखाइए, क्या रिकॉर्ड है कि किसने क्या किया। तो वो जवाब नहीं पाए, तब उनको अहलूवालिया साहब को कहना पड़ा कि आप तो लाल किले पे हाथ धर दोगे तो ये बक्का हो जाएगा, आप इसको हाथ धरो ये बक्का हो जाएगा। और ये देखिए क्या बेवकूफ़ी, मतलब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, मतलब बिल्कुल अराजकता माहौल पैदा हो गया। केरल का एक गाँव है, पूरे गाँव को बक में हाथ धर दिया, उसमें हिंदू मंदिर है। ये कहाँ की बात है आप। लेकिन डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जो दलील ये भी है विपक्ष की, चाहे वो मुस्लिम पक्ष की हो या फिर विपक्ष की हो, कि इसके पहले जो डिस्कशन होना चाहिए, जो चर्चा होना चाहिए, उस पर आपने चर्चा नहीं की और सीधे आप बिल लेकर आ गए। क्या चर्चा होना चाहिए थी या विश्वास में लेना चाहिए? राजेश जी 2 महीने से केंद्र सरकार ने बाकायदा इस पर डिस्कस किया है, मुस्लिम स्कॉलर लोगों से बात की है, बड़े विद्वानों से बात की है, जजों से बात की है। उसके बाद जो उसका निचोड़ निकल के आया है, उसके बाद ये संशोधन लाया गया, 24 का संशोधन लाया गया। इसमें कहीं उनने कोई हड़बड़ी नहीं की और सबसे राय ली गई है, धर्म गुरुओं से भी लाई गई, मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी राय ली गई है, कानून के जानने वालों से भी राय ली गई है, और जो प्रशासनिक क्षेत्र के लोग हैं उनसे सबसे राय ली गई है। उसमें कहीं कोई वो नहीं किया, कोई हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे राम मोहन जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो चर्चाएं हैं, सरकार इस बिल को पेश कर चुकी है, विपक्ष की तरफ से विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन एक बात बहुत बेहतर है यहाँ पर राजेश जी, जैसे कि बताया जा रहा है, अभी केरल के एक गाँव का जिक्र किया, मैं उसे भी आगे चर्चा में लेने वाली थी कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वो पूरा गाँव चला गया, कि वो पूरी जमीन ही वक्फ बोर्ड की है। मुजफ्फरनगर सांसद जो है उनके पर्सनल के पास व्यक्तिगत, मैं आपको बताऊं, इतनी जमीनें हैं, क्योंकि उसका जिक्र किया गया। असुद्दीन ओवैसी के पास इतनी सारी जमीनें हैं जिसका वो डाटा नहीं दे पाया, उस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र तिवारी जी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं, और जैसे कि आरोप लगाया जा रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप तो थे ही, और ये आरोप भी थे जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत रूप से आपको एक व्यक्ति है, मुजफ्फरनगर सांसद है, बताया जा रहा है उनके पास बहुत सारी जमीन है, वक्फ की वो जमीन है जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसका उनके पास डाटा नहीं है। ओवैसी के पास कई सारी ऐसी जमीन है, केरल का जो गांव पूरा उसके अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो संशोधन बिल लेकर आई वो तो ठीक है ही, लेकिन अब ये जो सरिया से चीजें चलती थी वो अब सरकार चलाएगी क्या? ये व्यवस्थाएं सरकार चलाएगी अब? देखिए, पहले तो वक्फ का मीनिंग वैसे सबने बता दिया होगा। वक्फ का उद्देश्य होता है धर्मार्थ काम करना, चैरिटी। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि मेरी संपत्ति, अब कई लोगों की कोई वारिस ही नहीं होते, औलाद ही नहीं होती, तो वो ऐसी संस्था को वो दान करना चाहती है जो संस्था उसकी संपत्ति का सदुपयोग करे और ऐसे लोगों को उससे लाभान्वित करे जिसकी उसको ज़रूरत है। हाँ। अब वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड की सारी परिभाषा जिस उद्देश्य से बनाई गई वो पूरा उद्देश्य समय के चलते परिवर्तित होता चला गया। वो वक्फ बोर्ड निरंकुश हो गया इस देश में। दूसरी बात यह थी कि वक्फ के अंदर जो सदस्य हैं, चाहे वो जज है तो मुस्लिम होगा, मेंबर है तो मुस्लिम होगा, यदि उसका चेयरमैन है तो मुस्लिम होगा, तो सारी जो कम्युनिटी है वो एक ही समुदाय, वो जबकि वो ट्रस्ट है, गवर्नमेंट की बॉडी है, वो गवर्नमेंट नहीं, वो तो ठीक है, एक विशेष समुदाय के लिए तो मुस्लिम होने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर महिलाओं की भागीदारी दी जा रही है तो वहाँ भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो वरिष्ठ हैं, उनको भागीदारी दी जाएगी। लेकिन देखिए संविधान में वक्फ बोर्ड का जिक्र तो है नहीं। ट्रस्ट ऐसा है जिसमें अन्य समुदाय का व्यक्ति भी अपनी कोई संपत्ति दान करता है, तो वो फिर वो
एक समुदाय का नहीं रह जाता। यदि हिंदू व्यक्ति भी वक्फ कर रहा है प्रॉपर्टी और आप उसकी वो प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो फिर एक समुदाय से रिलेटेड कहाँ रह गई। जब अन्य समुदाय के लोगों से आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वक्फ में तो वो प्रॉपर्टी का जो हित है वो उन जरूरतमंदों लोगों को ट्रांसफर करने के लिए वो उद्देश्य से किया जाता है जो वंचित हैं, जो परेशान हैं। अब रहा सवाल कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का। संशोधन इसलिए आवश्यक हो गया कि अभी ये देखने में आया पिछले कई वर्षों से कि जैसा कहा गया कि मंदिर की संपत्ति को कह दिया ये वक्फ की है। मेरी अगर आज कोई वक्फ कह दे कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ कह दे कि ये हमारी है, तो मुझे प्रूफ करना है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है। उसको प्रूफ करने के लिए मुझे कहाँ जाना है? वक्फ के न्यायाधिकरण में जाना है। उसकी सुनवाई कौन कर रहा है? विशेष समुदाय का व्यक्ति कर रहा है। हमें उस व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब दिक्कत नहीं है जब वो सुनवाई निष्पक्ष करे। जब कोई व्यक्ति ने उंगली ही गलत उद्देश्य से उठाई है तो वो गलत उद्देश्य की ही पूर्ति होती जाएगी नीचे से ऊपर तक। आप ऊपर तक टॉप तक जाओगे उसकी अपील करने, तो अपील आपकी कहाँ होनी है? सिविल कोर्ट में होनी नहीं है, हाई कोर्ट में होनी नहीं है। आप अभी तक सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट इससे दूर थे। जो भी अपील होगी वक्फ के ट्रिब्यूनल में होगी। तो दूसरी दिक्कत यह है कि वो एक ही जगह पूरे हिंदुस्तान में, तो इस दिशा के व्यक्ति की अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी वक्फ में गई है तो उसको जाना उसी जगह पर है, चाहे वो दूरी 1500 किलोमीटर की क्यों ना हो, उसको पेशियां करने जाना वही है। तो वक्फ का जो कानून है इसको संशोधन करने की तो अति आवश्यकता थी। सरकार इसको कर रही है, ये सरकार का अच्छा कदम है और ये ही जाना चाहिए। बिल्कुल, इससे कई लोग परेशान हैं, बिल्कुल, जिनकी परेशानियां हमारे सामने समय समय पर आती रही हैं। वो जो लोग परेशान हैं अपनी संपत्तियों को लेके, उसको इससे उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल बेहतर बात तिवारी जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड जिस उद्देश्य के लिए बना था उसका जिस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए तब वो नहीं हुआ। हमने देखा जिस तरह से मदरसे संचालित होते हैं, सरकार से ऐड ली जाती है, लेकिन किस तरह की चीज़ें वहाँ पर निर्मित है। और यही कारण है कि सरकार ने जिस तरह से इसको ब्रॉड किया है, जिस तरह से इसको विस्तार किया है। विलक्षण जी, मैं सीधे तरीके से आपसे समझना चाहूँगा, उसके आगे ठीक है विधेयक पेश हो गया, वो मंजूर भी हो जाएगा, लेकिन अब जो उद्देश्यों की बात की जा रही, शिक्षा को लेकर जो बात की जा रही है, उस समाज को लेकर, या फिर हम महिलाओं को लेकर बात की जाए, स्वास्थ्य, आपदा, पिछड़ापन, तमाम सारी जो चीज़ें हैं, क्या अब इन सारी चीज़ों में सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार का इसमें डायरेक्शन होगा कि नहीं? अब इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो संचालित सरकार के डायरेक्शन में होंगी। पहली बात तो राजेश जी, यहाँ पर कुछ भ्रांतियां हैं जिनका तोड़ना ज़रूरी है, और आपके सवाल का सबसे अच्छा आंसर मिलता है जब हम स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दें। मैं उदाहरण स्वरूप ही लेना चाहूँगा, भोपाल में लगभग 205 हेक्टेयर यानी कम से कम 450 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो वक्फ की है। इसी के साथ अगर पॉइंट आउट किया जाए तो पूरे समुच्चय डिवीजन ऑफ भोपाल, जो भोपाल का पूरा डिवीजन आता है, उसमें 4000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल, मैं अभी मूवेबल पे तो आया ही नहीं हूँ, इमूवेबल जो है वो आइडेंटिफाई करी गई हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा का ईयरली रेवेन्यू और ग्रॉस इनकम है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की, जिसमें से कम 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो सरकार ग्रांट करती है। ये समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि जब हम महिलाओं का इसमें पार्ट, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो एक हिंदू व्यक्ति है। आप सबको ये बात की जान के बड़ी ताज्जुब होगा, लेकिन इन सब का मतलब क्या आता है? जब हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि वक्त एक मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी देखना चाह रहा है, उसका उद्देश्य अपने समाज का उत्थान है, तो आज भी मैं समझना चाहूँगा कि 400 एकड़ ज़मीन वक्फ के पास भोपाल डिवीज़न होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि भोपाल में ओबीसीओं से भी बदतर ज़िंदगी एक सर्टन समुदाय, मुसलमान समुदाय के लोग जी रहे हैं? क्या हम लोग काजीपुरे जाते नहीं हैं? क्या हम लोग कभी इतवारे जाते नहीं? क्या हम बुधवारे जाते नहीं? ड्रग्स में डूबे हुए हैं यूथ के लोग, इनकम के सोर्स नहीं है, इतने हैं कि बच्चों को स्कूल से वापस विड्रॉ करना पड़ता है। हाँ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभी मुझे ध्यान आ रहा है तो प्रियांक कानूगो, जो कि क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं महिला एवं बाल विकास और चाइल्ड वेलफेयर के लिए राष्ट्र में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ कही थी कि मदरसों में किन्हीं तरीके से बच्चों का शोषण हो रहा है, उन्होंने नॉन साइंटिफिक एजुकेशन मिल रही है। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्यों ना इंटरफेयर करे? अगर ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स को हम इंटरफेयर, पहली बात तो मानते हैं कि नहीं मानते? भाई ये जानना तो बहुत ज़रूरी होगा ना कि अगर आप एग्जाम्पल स्वरूप लें, चलिए अगर हम ये मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो हिंदू समुदाय पे आ जाएं।
तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम इस देश के सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या कहते हैं रिलीजियस एग्जाम्पलों में से एक है। तिरुपति देवस्थानम के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आता है, जिसमें मोर देन 2 लाख करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा भी होता है और टोटल एसेट्स उनके हैं। लेकिन उनके हाथ में एक हॉस्पिटल है, उनके हाथ में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक रेडियोलॉजिकल लैब है, एम्स के तर्ज पे श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। जितनी ज़मीनों के ऊपर उनका हक है, उनसे निकलने वाले प्रोड्यूस क्या कहते हैं उसी मंदिर के सजावट, पालन पोषण, शिक्षण, उस पर ध्यान दिया जाता है। वो एक इतना बड़ा कम्युनिटी किचन खिला रहे हैं जिसकी प्रतिदिन की क्षमता 1 लाख लोगों से ज़्यादा है। ये होता है डेवलपमेंट और ये होता है समाज का उत्थान। और इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें, वक्फ एक्ट को ही देखें, जब हम उसका सेक्शन 2 उसके चैप्टर 2 पढ़ते हैं, जहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वक्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी इनकम क्या है, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, क्या कहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, बिल्डिंग्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इसका वर्णन किया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी रूप में हो, उसका कस्टम के थ्रू अगर उसका कारण है विलक्षण जी की सरकार ये जो संशोधन विधेयक लेकर आई है इसका। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोध किया जा रहा है वो अब किस बेसिस पे किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसे समझना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैं प्रदीप जी आप ही के पास आ रही इस सवाल के साथ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि सरकार कम्युनिटीज के बीच विवाद पैदा करना चाहती है, इसलिए ही कह रही है। ओवैसी का बयान अभी सर ने कोट किया ही था। अब किरण रिजिजू ये बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में पहले भी संशोधन हो चुका है। अब यहाँ पर जब संशोधन, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब अपने हक में नहीं है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जब हम बात करें तो संविधान में तो देखिए कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आपको वक्फ बोर्ड बनानी है या फिर संविधान ने इसका हक दिया हो। वो तो विशेष समुदाय के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके चैरिटी के लिए एक बोर्ड बनाया गया। अब ऐसे अगर हर कोई इसको लेकर मांग करने लग जाए तो जैन भी एक बोर्ड बना सकते हैं, बुद्ध भी एक बोर्ड बना सकते हैं, बाकी जो विशेष समुदाय के लोग हैं, दलित वगैरह, वो भी एक बोर्ड बना सकते हैं। तो हर कोई फिर एक बोर्ड, एक ट्रिब्यूनल बनाकर घूमेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड में संशोधन अब किया जा रहा है और इस पर विपक्ष इस तरह से विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों का हक छीनना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनके पास स्वतंत्रता का अधिकार था वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या साबित करना चाहता है विपक्ष? क्या वाकई अब यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति फिर से करने लग गए हैं विपक्ष, अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आप देखें तो लगातार वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और यही कारण है कि आप देख पिछली बार अपनी बातों को, झूठी बातों को फैलाकर, अफवाह फैलाकर उन्होंने वोट लिया और स्थापित अपनी कहीं न कहीं सीटों में बढ़ोतरी की। हाँ। उनको ये डर है कि कहीं ये जो मुस्लिम वर्ग है वो हमसे दूर ना हो जाए। अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी वोट बैंक में कहीं कमी आएगी और लोग ये मानेंगे जैसे बीएसपी से भी नाता तोड़ दिया है, लोगों ने डाइवर्ट हो गए हैं समाजवादी और कांग्रेस की तरफ, उसी तरह हमारे तरफ से भी मोह भंग हो जाए। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो जो इनके आम गरीब लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, जो मुस्लिम पक्ष में बहुत गरीब तबके के हैं, उनकी मदद करना है। और हम वक्फ बोर्ड की जो राशि है वो उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। सरकार की निगाहें इस पर थी और सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। चूँकि देखिए, जब 2013 में संशोधन किया गया कांग्रेस समय में, तो बड़ी शक्तियां प्रदान कर दी गई वक्फ बोर्ड को। उसमें आप कोई भी किसी तरह का आप उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। अगर किसी ने, सब लोगों ने अभी बताया ही कि किसी तरह की अगर किसी की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि ये मेरी ज़मीन है, तो आप ही को प्रूफ करना है, न न्यायालय में आप जा सकते, न कहीं आप अपील कर सकते उसकी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस दृष्टि को देखा और ये समझा कि इसमें एक बड़ा घोटाला हो रहा है और इस घोटाले को कैसे रोका जाए, तो सरकार ने एक नियम बनाया और उस नियम के तहत संशोधन किया और संशोधन में सबको अधिकार दिया है। मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं जो उसमें समिति में रहेंगे, उनको सर्वोच्च अधिकार है कि वो अपनी जमीनें सुरक्षित रखें, लेकिन उसका लेखा जोखा सरकार को समय पर बताते रहें। अगर ये विरोध है विपक्ष का, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा विरोध विपक्ष को करना चाहिए। सरकार अगर किसी के हित में फैसला कर रही है तो आपको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और वो जो मुस्लिम समुदाय है वो एक बड़ा पक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़ा हुआ है। उनके कई सारे नुमाइंदों ने इस बात को रखा है कि वक्फ बोर्ड में जो पिछला संशोधन हुआ ठीक नहीं था, इसको और अच्छे तरीके से अमेंडमेंट किया जाए इसमें। और कई सारे लोग एडवोकेट और सीनियर जो इनके वो थे, धर्म गुरु थे, उनसे बातचीत करने के बाद इसमें देखिए जिनको बेनिफिट था
और वक्फ बोर्ड से, वही इसका विरोध कर रहे हैं। बकाया जो आम फैमिली है वहाँ, जो गरीब तबका है, वो उसको बड़ा सही फैसला उसको लग रहा है और उस फैसले के पक्ष में है। बिल्कुल बेहतर बात प्रदीप जी कर रहे हैं। और प्रदीप जी ने जिस तरह से एक बात कोट की कि कहीं ना कहीं इंडिया के जो घटक दल हैं उनको चिंता अपने वोट बैंक की है, लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष देखें तो बीजेपी क्या ये मानकर चलती है कि ये जो वर्ग है या जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास तमाम जतन के बाद वो उस तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। हालांकि ये हमारे चर्चा का आज का विषय नहीं है। मैं सीधे विभांशु जोशी जी के पास में आता हूँ। विभांशु जी, जिस तरह से चीज़ें अब उसके चूंकि बिल आ चुका है और आगे अब आप किस तरह से चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे, किस तरह से आप प्रोडक्ट करेंगे कि नहीं अब ये संशोधन विधेयक जिस तरह से लाया गया है, तमाम सारी दलीलें इसके पीछे दी जा रही हैं, तमाम सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि किस तरह से उस समाज का उत्थान होगा, कैसे विकास होगा, किस तरह से बेहतर शिक्षा होगी, महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ेंगी, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि बिल पास होने के बाद अब किस तरह से बोर्ड बेहतर तरीके से और आगे बढ़ेगा और उस समाज की बेहतर उत्थान के लिए, विकास के लिए काम करेगा। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि भारत की संसद को इस बहुउपयोगी बिल जो कि इस विशेष समाज के कल्याणकारी कार्य के लिए लाया गया है, उसे भारत की संसद को सहज तौर पर ध्वनि मत के साथ स्वीकार करना चाहिए। यदि भारत की संसद, देखिए उसका अपना अधिकार है, भारत की संसद इसके विपरीत कोई फैसला करती है तो मेरा मन तो ज़रूर दुखी होगा, क्योंकि मैं स्वयं महिलाओं और बच्चों के कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का जो निर्माण हुआ था जिस मूल मकसद से, वो पूरा करने के लिए सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य को कल्याणकारी कार्य करने हैं और राज्य के अधीन कोई भी संस्था जिसका मकसद कल्याणकारी कार्य करना है, यदि वो कल्याणकारी कार्य वो संस्था नहीं कर रही है और ऐसे लोगों की ज़मीन हड़प कर बैठ जाती है जिन्होंने उन्हें कल्याणकारी कार्य करने के लिए दी है, तो सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो ऐसे संस्थाओं पर निगरानी रखे। देखिए, उनसे कहाँ कहा जा रहा है कि वो अच्छा काम नहीं करें। पूरे बिल में यदि हम पढ़ें तो कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अच्छा काम नहीं करें। उनसे तो इस बिल में ये कहा जा रहा है कि यदि आप अच्छा काम नहीं करेंगे, यदि आप किसी की संपत्ति हड़पेंगे तो वो हम नहीं करने देंगे। तो इसमें दुख किसको है? उन लोगों को दुख है जो ये चाहते हैं। इसके बाद उस कम्युनिटी में चेंज देखेंगे, बिल्कुल आएगा। देखिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो निर्माण हुआ था वास्तव में वो कल्याणकारी कार्यों के लिए हुआ था, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपना उस पर कब्जा जमाकर उस कल्याणकारी कार्य से वक्फ बोर्ड को हटा दिया। तो यदि वक्फ बोर्ड अपने अनुशासन में, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेकिन निरंकुश भी नहीं रहेगा, तब देखिए इतना बढ़िया परिषद बनाई गई है, परिषद में हर तरीके के लोगों को रखा गया है। जो मनसा है उसके अकॉर्डिंग अब चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से अब इसमें संशोधन कर दिए गए हैं और विरोध तो इसका हो रहा है, लेकिन अगर वाकई ये जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, अगर ये हो जाता है, महिलाओं की भागीदारी भी मिल जाती है, तो जिस चीज के लिए एक्चुअली वो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जिस चैरिटी के लिए बनाया गया था, समुदाय को मदद देने के लिए बनाया गया था, वो चीजें सामने देखने को मिलेंगी। और आप सभी से अनुरोध भी है, क्योंकि समय की सीमा है, तो संक्षेप में अपना जवाब दीजिए ना। रेखा जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। अब जिन शक्तिशाली लोगों की बात की जा रही है, जिन कुछ लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने वक्फ पर कब्जा जमाया हुआ है, जिनके व्यक्तिगत तौर पर भी जिनके पास वक्फ की जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, अब ये संशोधन तो मान लीजिए अब हो गया है, इस संशोधन के बाद ऑडिट कराया जाएगा और उसके बाद क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिनके पास वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं या फिर जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे? बिल्कुल जरूर, ये संशोधन जो हुआ है बहुत ही बेहतर हुआ है, क्योंकि समस्या कहाँ हुई थी, वक्फ बोर्ड के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। इसके बाद ही ये सारी बातें बाहर निकल के आई, जो सरकार की नज़रों में आई, सरकार के आगे बताया गया, तब जाके इसमें संशोधन करने का उनका विचार आया। एक्चुअली सबसे पहले फैक्ट ये था कि जो दान की ज़मीनें वक्त में दी जाती थी वो उन लोग के समुदाय के लोगों के उद्धार के लिए दिया जाता था। यहाँ पे उन लोगों के जन कल्याण का उद्धार नहीं किया जा रहा, पर्टिकुलर कुछ लोग अपने कस्टडी में लेके अपना उद्धार कर रहे थे, जिनकी वजह से बहुत सी महिलाएं और बच्चे, यहाँ तक कि वक्त की ज़मीनें जिनको दी गई हैं, कुछ गरीब तबके के लोग हैं, वो उसको बेच भी नहीं सकते, ना वहाँ से रह रहे, तो वहाँ पे भी उनको परेशानी है। कुछ लोग वहीं के लोग उनको परेशान कर रहे, पर वो कहीं विरोध नहीं कर सकते।
बाहर जाते हैं उन्हीं की जमीनों पर कहीं दूसरे लोग कब्जा करके रखे हैं, और बहुत सारी मतलब कोर्ट में केसेस ऐसे इतनी सारी केसेस आ रहे हैं जो इंटरनल से आ रही हैं, वो आपकी जमीनें ही उनकी जमीनों को ही मतलब वहीं के लोग कब्जा कर रहे हैं। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के लोग हैं, उनकी जमीन पे भी वो अपना ऑडिट के बाद इन सभी लोगों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी, बिल्कुल जरूर मिलेगी। और इसमें पैरवी जब खुल के सामने आया तो मामला कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो वक्त की जमीनें हैं, इसके बाद उन्होंने उसको बेच दिया गया दूसरे को और भारी मात्रा में धनराशि अर्जित कर लिया गया। तो इस चीज का विरोध वक्त के लोग ही न किया है, तब जाके ये मुद्दा सामने आया है। उनको क्या राइट बनता है कि वक्त की जमीन तुम आप वक्त के मेंबर हो तो आप सेल आउट करके अर्जित करें, ये कैसे कर सकते हैं? यस सर जी, इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत सीधी बात ये है कि सिंपल सी बात है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन था इसमें बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो गया था क्योंकि इस देश में दो कानून नहीं होना चाहिए। पहली बात यह है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे, तो इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था और पूरे हिंदुस्तान को इसका समर्थन करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध इसलिए करना है कि वो चूँकि वो उस मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ से छिटकने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए और कोई कारण नहीं है। और मैं यदि बात कहूँ, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये अरबों का घोटाला है जहाँ पर चंद लोगों ने अपना कुंडली मार के बैठ गए थे। इसलिए ये संशोधन बहुत जरूरी है और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है राम मोहन जी, संशोधन जरूरी भी था क्योंकि समय के साथ तब्दीली जरूरी होती है। विलक्षण जी, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ऋषिका जी और भी ज़रूरी है कि कैसे मुत्तविलीज जो होते हैं, ये जो हम जिस स्कैम की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल होता है, ये एक्चुअली मुत्तविलीज वो होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज के एसेट मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है। यूपी में ही कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब सुन्नी वक्फ बोर्ड की 3000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया गया विदाउट ऑथराइजेशन, जबकि उनके पास फ्रॉडुलेंट पेपर्स और फॉर्जरी करके। तो ऐसे में अकेली बात दूसरे समुदाय से जोड़ने की नहीं है, समुदाय के अंदर ही, वक्फ बोर्ड के अंदर ही करप्शन को रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये बिल में ये अमेंडमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं। उपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इस पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी। क्या वाकई अब इससे जो चीजें सामने आ रही थी, जो आरोप वक्फ बोर्ड के ऊपर लगाए जा रहे थे, वो अब इन चीज़ों से क्लियर होंगे और एक्चुअली जिन विशेष समुदाय को, महिलाओं को, बच्चों को, गरीब तबके को, बेवा महिलाओं को जिसका फायदा मिलना चाहिए था, लाभ मिलना चाहिए था, अब वो मिल पाएगा? बिल्कुल, दो तरीके से फायदा होगा। एक तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर ढंग से मैनेज होगी और उससे होने वाले लाभ की जानकारी सबके बीच में आएगी और उसका सदुपयोग हो पाएगा। दूसरी चीज़, जो वक्फ हर किसी की प्रॉपर्टी पे उंगली इंगित करके उसको जाता था, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अब सिविल कोर्ट के दायरे में सब चीज़ें आएंगी और सिविल कोर्ट के दायरे में आने के कारण जो लोग अपनी संपत्ति से संबंधित विवादों में वक्फ के साथ उलझन महसूस करते थे, वो अब उलझन का निराकरण आसानी से हो सकेगा। बिल्कुल, तो यही मकसद है, यही मंतव्य है सरकार का और यही कारण है कि ये बिल लेकर आई है कि जिनके लिए वक्फ बोर्ड है उनको इसका लाभ मिले, बेहतर तरीके से उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, और जिसके लिए वो चीज़ें हैं, चाहे वो संपत्तियां हों या ज़मीन हो, बेहतर तरीके से उपयोग होकर उस समाज का एक बेहतर डेवलपमेंट और विकास हो सके। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, राजनीति सियासत अपनी जगह है, लेकिन सरकार बिल पेश कर चुकी है और इस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ चुकी है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। बीच बहस में आज का जिस तरह से मुद्दा जो नया बिल लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की सोच यही है कि उस समाज के लिए जो बोर्ड बना था बेहतर तरीके से काम करे। इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।